आमतौर पर जब हम शक्ति की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़ी बड़ी सेनाएं, विशाल देश, यही सब है ना? लेकिन क्या हो अगर दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर देश असल में सबसे छोटे हों? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो आज की ग्लोबल सिस्टम को अंदर ही अंदर से बदल रहा है। और ये सिर्फ कोई थ्योरेटिकल सवाल नहीं है। नहीं, ये असल में दुनिया भर में हो रहे पावर शिफ्ट्स को समझने की चाबी है। सवाल सीधा सा है, आखिर कैसे मुट्ठी भर आबादी वाले देश दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अपनी शर्तों पे झुका सकते हैं? इसका मतलब यह है कि हमें पावर को देखने का, उसे मापने का अपना पूरा नजरिया बदलना होगा। देखिए, असली ताकत अब टैंकों और सैनिकों की संख्या में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली ताकत है उन अदृश्य, उन इनविजिबल नेटवर्क्स को कंट्रोल करने में जिन पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी है। हम बात कर रहे हैं ट्रेड रूट्स की, फाइनेंशियल फ्लोज की और उन डिजिटल रूल्स की जो आज सब कुछ तय करते हैं। जो इन चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करता है, असल में वही पूरा खेल चला रहा है। तो शक्ति का खेल पूरी तरह से बदल रहा है। अब साइज का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब सारा खेल इस बात का है कि आप उस ग्लोबल सिस्टम में बैठे कहाँ हैं, आपकी पोजीशन क्या है, न कि आप कितने बड़े हैं। और ये जो पारंपरिक ताकत की कमी है ना, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही तरह के दबदबे को जन्म देती है। सोचिए, जब आप साइज और मिलिट्री में सीधा मुकाबला नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं? आप सिस्टम के किसी एक बेहद जरूरी हिस्से पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। आप खुद को इतना जरूरी बना लेते हैं कि आपके बिना काम ही ना चले। और एक बात साफ है, ये कोई धीमा धीमा बदलाव नहीं है। नहीं, ये एक एक्सेलरेशन है, एक तेजी है। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर छोटे फुर्तीले देशों के लिए ऐसे मौके बना रहे हैं जिनकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, ग्लोबलाइजेशन और खुले व्यापार के नियम, आपस में जुड़ा हुआ हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो अब सैनिकों की संख्या से हटकर एआई और ड्रोन्स पर जा रही हैं, ये सब मिलकर इन छोटे देशों के लिए एक नया प्लेइंग फील्ड तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा मैदान जहां वो अपनी स्पेशलाइजेशन का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी ताकतों को भी मात दे सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सवाल ये है कि ये छोटे देश आखिर इस स्ट्रक्चरल पावर को बनाते कैसे हैं? वो कौन सी रणनीतियां, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं? पहली रणनीति है नीश डिप्लोमेसी। इसका मतलब है कि आप किसी एक खास क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं। मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेशनल फाइनेंस। फिर आप उस विषय पर होने वाली हर बातचीत का एजेंडा तय करते हैं। आप ही नियम बनाते हैं, और जब आप ही नियम बना रहे हों तो आप खेल शुरू होने से पहले ही जीत को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। दूसरी रणनीति है डिटरेंस बाय डिनायल। ये एक डिफेंस फर्स्ट अप्रोच है। इसका मतलब हमला करने के बजाय अपनी रक्षा को इतना मजबूत बना लेना कि दुश्मन के लिए हमला करना बेमतलब हो जाए। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सोचिए, एक छोटे देश के लिए अपने ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना एक बड़ी ताकत के लिए उस पर हमला करने से कहीं ज़्यादा सस्ता और आसान है। और फिर आती है तीसरी रणनीति, डेरिवेटिव पावर। ये वो काबिलियत है जिससे छोटे देश बड़ी ताकतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो पूंछ जो कुत्ते को हिलाती है वाला हिसाब बन जाता है। एक छोटा सहयोगी जिसके लक्ष्य बिल्कुल साफ और फोकस्ड होते हैं, वो अक्सर एक बड़ी, कई दिशाओं में बटी हुई ताकत को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकता है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है, असल दुनिया में ऐसा हो रहा है। देखिए, एस्टोनिया, ये देश इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी के नियम लिख रहा है। सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, जहां से दुनिया का 25% से ज्यादा व्यापार गुजरता है। और कतर अपने पैसे का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खरीद रहा है। ये सब देश बिना एक भी गोली चलाए अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? ये देश अपनी इस स्पेशलाइजेशन को, अपने इस कंट्रोल को असल में आर्थिक और राजनीतिक निर्भरता में कैसे बदलते हैं? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। 3 अरब डॉलर, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक हथियार है। कतर ने जब मिस्र को ये लोन दिया तो ये कोई मदद नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक कैपिटल इंजेक्शन था। एक ऐसा निवेश जिसका असली मकसद था मिस्र के आर्थिक संकट का फायदा उठाकर उस पर अपना दबदबा बनाना। और इसका एक पूरा प्रोसेस है। ये बहुत सिस्टमैटिक है। पहला कदम स्ट्रेटेजिक कैपिटल इंजेक्शन, यानी सही मौके पर पैसा लगाना। दूसरा कदम इससे एक तरफा निर्भरता बनाना, मतलब दूसरे देश को खुद पर डिपेंडेंट कर लेना। तीसरा, इसी डिपेंडेंसी को पॉलिटिकल लेवरेज यानी राजनीतिक दबदबे में बदलना।
और आखिर में इसी दबदबे का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से नियम बनवाना। ये पैसे को ताकत में बदलने का एक सीधा साधा असरदार फॉर्मूला है। लेकिन पावर का ये मॉडल टिकाऊ नहीं है, इसमें बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। तो अब हम आगे बढ़कर ये देखेंगे कि इस नई पावर डायनामिक के भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं और इसमें क्या-क्या जोखिम छुपे हैं। देखिए, इस पूरी रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी यहीं पर है। जब आपकी ताकत किसी एक खास स्पेशलाइजेशन पर टिकी हो, तो वो ताकत भी उतनी ही मजबूत होती है जितनी उस स्पेशलाइजेशन की मांग। अगर दुनिया बदल गई, अगर उस चीज की जरूरत ही खत्म हो गई, तो ये सारी ताकत रातों रात हवा हो सकती है। एक और स्ट्रक्चरल वीकनेस पर गौर कीजिए, साइबर सिक्योरिटी। एस्टोनिया जैसे देश जो इसमें माहिर माने जाते हैं, वो भी अपने ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विदेशी कंपनियों और उनकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि कंट्रोल की एक लेयर हमेशा किसी और के हाथ में रहती है। मतलब इन छोटे देशों का डिफेंस सिस्टम उन कंपनियों की कमजोरियों से नहीं बच सकता जिन पर वो खुद निर्भर हैं। ये एक ऐसा सिस्टमिक रिस्क है जो उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। और फिर एक और जोखिम है पॉलिटिकल बैकलैश का। जब लोगों को ये लगने लगता है कि आपका प्रभाव खरीदा हुआ है, तो गुस्सा भड़कता है। हमने ये लिबिया और मिस्र में देखा, जहां लोगों ने कतर का झंडा जलाया, उस पर इन्फ्लुएंस खरीदने का आरोप लगाया। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल लेवरेज कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी जन्म दे सकता है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर ले आता है, एक ऐसी चेतावनी जिस पर ध्यान देना जरूरी है। आज की ग्लोबल सिस्टम में एक बहुत बड़ी बुनियादी गलतफहमी है, ये मानना कि साइज का मतलब स्टेबिलिटी है, कि बड़ा देश है तो स्थिर होगा। ये सोच एक फंडामेंटल मिसकैलकुलेशन है, एक ऐसी गलती जो पूरे सिस्टम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।